औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू पावर एंड पॉलिटिक्स बाय आंसर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टूल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी या पैरामीटर्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। टूल्स भी एक ही चीज़ होते हैं और पैरामीटर्स भी एक ही चीज़ होते हैं, तो अगर क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा चेंज करके एग्जामिनर दे दे तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ये एक ही चीज़ है, आप लोगों ने यही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। तो आज के टॉपिक की तरफ हम आते हैं कि जो इंट्रोडक्शन में जो हमें वो बता रहा है वो है कि टर्म फॉरेन पॉलिसी रिफ़र टू अ स्टेट इंटरनेशनल गोल्स। फॉरेन पॉलिसी मेकर फॉलो द 6 स्टेप्स अबाउट विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस टू मेक द पब्लिक फॉरेन पॉलिसी। वो कह रहा है कि ये वो 6 स्टेप्स हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए हम कोई भी पब्लिक फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, जिनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे जो है वो शॉर्टली बता दूँगी। पहले है जो नंबर 1 पे है वो है असेसमेंट ऑफ इन्वायरमेंट। इसका मतलब ये है कि इन्वायरमेंट की असेसमेंट करना या जजमेंट करना कि किस तरह का इन्वायरमेंट है जिसमें हम जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को बनाने जा रहे हैं। नंबर 2 है गोल सेटलिंग। इसमें हम उस गोल्स को सबसे पहले रखेंगे जो कि हमारे लिए अचीव करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा, तो ये आ जाता है गोल सेटलिंग। नंबर 3 है डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शंस। पॉलिसीज़ को बनाने के लिए ऐसे फैक्टर्स को डिटरमाइन करना जो उसको इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट करवा सके, तो इसको कहते हैं हम डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शंस। नंबर 4 है फॉर्मल डिसीजन मेकिंग। जब डिटरमाइन किया जाता है पॉलिसी ऑप्शन को, तो उसके बाद फॉर्मल डिसीजन मेकिंग जो है वो प्रोसेस आ जाता है, जिसमें जो है वो फॉर्मल डिसीजन लिया जाता है फॉरेन पॉलिसी को बनाने का। उसके बाद जब डिसीजन बन जाता है तो इम्प्लीमेंटेशन होती है उस पॉलिसी की, स्टेट के अंदर, विद इन द स्टेट और विदाउट द स्टेट। और नंबर 6 पे जो है वो है इवेलुएशन। ये लास्ट हमारा पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि उन पॉइंट्स को फॉरेन पॉलिसी में से निकाल देना जो उसको लैक कर रहे हो, यानी कि वो पॉइंट्स जो आपकी फॉरेन पॉलिसी, किसी भी स्टेट की फॉरेन पॉलिसी को वीक करने का सबब बने, उनको, उन पॉइंट्स को इवेलुएट कर देना, ये हमारा लास्ट स्टेप्स होता है। Unlike the domestic policy, however, foreign policy making policy involves fewer people and less publicity. In the United States, the president serves as the chief diplomat and is charged with running American foreign policy. The president employs 3 tools to conduct foreign policy. The practice is common in most of the countries of the world. वो कह रहे हैं कि इन यूनाइटेड स्टेट जो प्रेसिडेंट है वो चीफ डिप्लोमेट के तौर पे भी सर्व करता है और वो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को रन करने का भी चार्ज उसी के पास है। और जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जो टूल्स दिए हैं फॉरेन पॉलिसी को कंडक्ट के लिए वो 3 हैं, और यही 3 टूल्स आम तौर पे जो है वो कॉमन है बहुत सी कंट्रीज़ में, जिनको वो फॉलो करते हुए अपनी पब्लिक फॉरेन पॉलिसी को बनाते हैं। नंबर 1 है डिप्लोमेसी, नंबर 2 है फॉरेन एड या इकोनॉमिक एड, नंबर 3 है मिलिट्री फोर्स। सबसे पहले है डिप्लोमेसी, और हम डिप्लोमेसी को जो है वो डिस्कस करते हैं कि डिप्लोमेसी का असल में मकसद क्या है या मतलब क्या है इसका। डिप्लोमेसी इज़ कंसर्न टू बी द मेन टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी। इट इज़ डिफाइंड एज द आर्ट और प्रैक्टिस ऑफ कंडक्टिंग इंटरनेशनल रिलेशंस। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू इक्वेट डिप्लोमेसी एंड फॉरेन पॉलिसी एज द डिप्लोमेसी इज़ मेयरली वन ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। वो कह रहा है कि डिप्लोमेसी जो है वो कंसर्न की जाती है मेन टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी, और ये एक आर्ट है या प्रैक्टिस है कंडक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। आम लफ्ज़ों में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि डिप्लोमेसी एक आर्ट है या एक प्रैक्टिस है इंटरनेशनल रिलेशंस को कंडक्ट करने के लिए। ये डिप्लोमेट के थ्रू जो है वो रन की जाती है, यानी एक स्टेट का डिप्लोमेट जो है वो दूसरी स्टेट में जाके अपनी डिप्लोमेसी को कंडक्ट करता है, उसको प्रैक्टिस करता है और बताता है जो कि उनकी डिप्लोमेसी के अंदर लिखा होता है। The use of diplomacy includes either informal or formal. The informal diplomacy is used through non-official and non-mandated methods, while the formal diplomacy is set out by Vienna Convention on Diplomatic Relation or the document signed during the convention or the rule book of diplomacy that has been ratified by nearly every country of the world. वो कह रहे हैं कि जो डिप्लोमेसी जो है वो इंक्लूड की जाती है या कंडक्ट की जाती है वो 2 तरीक़ों से की जाती है, एक इनफॉर्मल वे के थ्रू और एक फॉर्मल वे के थ्रू। इनफॉर्मल वे में जो है वो नॉन ऑफिशियल या नॉन मैंडेटेड जो मेथड के थ्रू जो है डिप्लोमेसी को कंडक्ट किया जाता है, जबकि जो फॉर्मल मेथड्स ऑफ डिप्लोमेसी है वो वियना कन्वेंशन
और ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन की बेस के ऊपर कंडक्ट किया जाता है, या फिर वो एक साइन एग्रीमेंट या साइन डॉक्यूमेंट होता है, या बुक फॉर्म में वो डिप्लोमेसी होती है जिसको हम फॉर्मल डिप्लोमेसी कहते हैं, और वो कंडक्ट की जाती है। इसकी एग्जांपल वो आगे दे रहे हैं कि द वियना कन्वेंशन डिफाइन द रूल्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस, क्योंकि वो बता रहे हैं कि फॉर्मल जो डिप्लोमेसी है उसको कंडक्ट करने के लिए वियना कन्वेंशन जो है वो कंडक्ट करवाता है। तो वियना कन्वेंशन रूल्स भी बताता है उस डिप्लोमेसी को चलाने के, या डिप्लोमेटिक रिलेशंस को रन करने के रूल्स भी जो है वो वियना कन्वेंशन बताता है। ऑब्जर्व बिटवीन स्टेट, इट आल्सो स्पेसिफाइज द राइट्स एंड इम्यूनिटीज़ for diplomats and rules to be followed in case of ratification of international agreement। वो सारे रूल्स और रेगुलेशंस जो होता है वो वियना कन्वेंशन ही बताता है फॉर्मल डिप्लोमेसी को कंडक्ट करने के। उसके बाद बता रहे हैं कि जो स्टेट है वो जनरली परस्यू करती है डिप्लोमेसी ऑन 3 वेज, यानी 3 ऐसे तरीके हैं जिसकी बेस के ऊपर कोई भी स्टेट जो है वो अपनी पॉलिसी को आम तौर पे जो है वो इम्प्लीमेंट करवाती है, या कहें परस्यू करती है या रन करती है, ये एक ही चीज़ है। नंबर 1 है यूनिलैटरली, नंबर 2 है बायलैटरली, एंड नंबर 3 है मल्टीलैटरली। यूनिलैटरली का मतलब है अ स्टेट अलोन वर्क विदाउट द असिस्टेंस ऑफ एनी अदर स्टेट, यानी एक स्टेट जो किसी भी दूसरी स्टेट की मदद के बगैर ख़ुद ही अपनी जो स्टेट की पॉलिसीज़ होती है उनको रन करती है, उसको हम कहते हैं यूनिलैटरल। उसके बाद है बायलैटरल, द स्टेट वर्क इन कंजक्शन विद अनदर स्टेट। कंजक्शन का मतलब है कनेक्शन या एक दूसरे की कोलैबोरेशन। ऐसी स्टेट जो वर्क करती हैं कंजक्शन विद अदर स्टेट, यानी दूसरी स्टेट के साथ मिलकर जो काम करती हैं उसको हम बायलैटरल डिप्लोमेसी कहते हैं। नंबर 3 है मल्टीलैटरल, द स्टेट वर्क इन कंजक्शन विद सेवरल अदर स्टेट, यानी एक स्टेट या एक नेशन या एक कंट्री बहुत सी दूसरी स्टेट्स के साथ जो है वो ताल्लुक़ इस्तवार करती हैं और ताल्लुक़ बनाती हैं और अपने कनेक्शन बनाती हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी को रन करने के लिए, और इसको हम बोलते हैं मल्टीलैटरल। These are advantages and disadvantages to each these approaches. Acting unilaterally allow a state to do what it wants without compromise, but it must also bear cost itself. Acting with allies allow a state to maintain good relation and to share the diplomatic burden, but this often require compromise। वो कह रहे हैं कि इसके advantages भी हैं, इसके disadvantages भी हैं, यानी इस तरीक़ेकार के जो है वो कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसानात भी हैं। सबसे पहले वो बता रहा है कि जो यूनिलैटरल स्टेट होती हैं उनको किसी चीज़ के किसी भी स्टेट के साथ जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करना होता, क्योंकि वो सिर्फ अपनी ही फ़ॉरेन पॉलिसी की बेस के ऊपर काम कर रही होती है, तो उनको कंप्रोमाइज़ नहीं करना होता। वो इंडिपेंडेंट होती हैं, वो आज़ाद होती हैं, वो अपने तरीके से काम करती हैं। जबकि जो दूसरी स्टेट्स हैं जो बायलैटरल हैं या मल्टीलैटरल हैं, जो दूसरी स्टेट के साथ कोलैबोरेशन या कनेक्शन के साथ काम करती हैं, उनके ऊपर जो बर्डन होता है वो कम हो जाता है और वो एक अच्छे ताल्लुकात दूसरी स्टेट के साथ कायम करने में जो है वो कामयाब रहती हैं। जबकि जो यूनिलैटरल स्टेट्स होती हैं वो क्योंकि सिर्फ अकेले काम करती हैं तो उनको कंप्रोमाइज़ तो नहीं करना पड़ता, लेकिन उनको जो कॉस्ट होती है वो सारी खुद ही बर्दाश्त करनी पड़ती है, यानी जो अखराजात होते हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी को चलाने के वो सारे के सारे खुद ही बेयर करने पड़ते हैं। तो ये एक यूनिलैटरल डिप्लोमेसी का जो है वो एक नुकसान भी है। उसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमिक एड या फॉरेन एड। स्टेट मस्ट often help each other to improve relation with and achieve their own foreign policy objective abroad. The state through economic aid build relationship with other nation and addresses issues of humanitarian concern through aid। जैसे कि हमने पहले बताया कि एक स्टेट जो है वो दूसरी स्टेट के साथ अपने रिलेशंस बनाती है इम्प्रूव करने के लिए, अपने रिलेशंस को और अचीव करने के लिए अपने नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को और अपनी फॉरेन पॉलिसी को अच्छे तरीके से रन करने के लिए। तो जो स्टेट है वो इकोनॉमिक एड रिलेशन भी बिल्ड करती है दूसरी स्टेट के साथ, और ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर वो दूसरी स्टेट को इकोनॉमिक एड भी प्रोवाइड करती है। यानी उस स्टेट में जब कोई भी स्टेट किसी कुदरती आफात के दौरान को फेस कर रहा होता है फेस कर रहा होता है, यानी नेचुरल डिज़ास्टर के दौरान किसी भी स्टेट में कोई भी ज़लज़ला या सैलाब की सूरत हाल होती है, तो उस कंडीशन में जो है वो एक स्टेट जो है वो दूसरी स्टेट को हेल्प आउट करती है। देयर वेरियस फॉर्म ऑफ एड इंक्लूडिंग फॉरेन मिलिट्री एड, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, फॉरेन एड एंड जनरल डेवलपमेंट, जिसके अंदर जो है वो फॉरेन मिलिट्री एड शामिल है, जिसके अंदर फूड की जो है वो एड शामिल है, डेवलपमेंट एड शामिल है, और
जो इलेक्ट्रॉनिकल एसेट्स है वो शामिल है। उसके बाद वो बता रहा है कि जो मिलिट्री एड होती है वो जो है वो हेल्प आउट करती है इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंसिंग द बैलेंस ऑफ पावर इन areas abroad. Therefore, increasing country sphere of influence, military aid can also serve to help another country defend itself based on commonly shared ideas and values. Alternatively, state can give economic aid to other country in order to stimulate growth or help with specific project development. क्योंकि एक स्टेट जो है वो दूसरी स्टेट को इकोनॉमिक एड प्रोवाइड करती है, लेकिन उनके पीछे जो पर्पस होता है वो होता है अपनी फॉरेन पॉलिसी को उस स्टेट के अंदर इम्प्लीमेंट करवाना। तो समटाइम्स सम कंट्रीज़ कैन यूज़ सैंक्शंस इन अटैम्प्ट टू चेंज अनदर कंट्री बिहेवियर। बाज़ औक़ात जो है वो कुछ स्टेट जो है वो पाबंदियाँ लगाती है दूसरी स्टेट के को इंटरफेयर करने में उनके मामलात में, तो वो उनके बिहेवियर को थोड़ा सा चेंज करने में जो है वो स्टेट्स को मुश्किल भी पेश आती है। वो कुछ पाबंदियाँ लगाते हैं जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ सैंक्शन, जिसमें जो है वो आर्म एम्ब्रॉयडरीज, ट्रेड एम्बेरडीज, असिस्टेंट फ्रीज एंड ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन, जिसके अंदर जो है वो आर्मी की जो रिस्ट्रिक्शन है, जो पाबंदियाँ हैं वो शामिल हैं, और तिजारत की पाबंदियाँ शामिल हैं, और ट्रैवल यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो पाबंदियाँ हैं वो भी शामिल हैं। तो सम जो कुछ कंट्रीज़ होती हैं उन्होंने ये पाबंदियाँ लगाई हुई होती हैं, तो एक स्टेट उनकी स्टेट के अंदर ईज़िली जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती उनके मामलात के अंदर। तो ये भी एक फैक्टर है फ़ॉरेन पॉलिसी को रन करने का। नंबर 3 है मिलिट्री फ़ोर्स। हम जानते हैं कोई भी स्टेट उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी जितनी उसकी मिलिट्री पावर स्ट्रॉन्ग होगी, या जितनी उसकी मिलिट्री पावर ज़्यादा होगी किसी भी दूसरी स्टेट को इन्फ्लुएंस करने के लिए। और वो स्टेट जो कि मिलिट्रीली पावरफुल होती हैं वो किसी भी दूसरी स्टेट को जो कि वीकर स्टेट होती हैं उनको इन्फ्लुएंस करने में कामयाब रहती हैं, और वो उनको इन्फ्लुएंस आसानी से कर सकती हैं। Using military force in the foreign relation involves state using their military to influence the behavior of weaker countries or directly involve themselves in the affair of the country। वो यही बता रहा है कि जो वीकर कंट्रीज़ होती हैं या जो वीकर स्टेट होती हैं उनके ऊपर इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान होता है उन स्टेट्स का जिनकी जो मिलिट्री फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग होती है। यूनाइटेड स्टेट प्रेजेंटली इज़ द मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन इट्स इन्फ्लुएंस अदर नेशन बिहेवियर थ्रू मिलिट्री टूल। वो कह रहे हैं कि इस वक्त जो है वो यूनाइटेड स्टेट जो है वो बहुत ही पावरफुल स्टेट है, यानी कि मिलिट्रली पावरफुल स्टेट जो है इस वक्त जो है वो यूनाइटेड स्टेट है, इसीलिए उसका बहुत सी कंट्रीज़ के ऊपर इन्फ्लुएंस भी है, क्योंकि जिस स्टेट की मिलिट्री स्ट्रॉन्ग होगी उसका इन्फ्लुएंस बहुत सी स्टेट के ऊपर ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। सम स्टेट्स यूज़ द मिलिट्री स्ट्रेंथ एज डिफरेंस अगेंस्ट अदर स्टेट। बहुत सी जो स्टेट्स होती हैं वो अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को जो है वो एक रुकावट के तौर पे भी इस्तेमाल करती हैं। स्टेट इधर बिहेव यूनिलिटरली, बायलिटरली या मल्टीलिटरली मेक डिसीजन दैट अफेक्ट द इंटरनेशनल कम्युनिटी। क्योंकि हमने देखा कि स्टेट जो है वो 3 तरीके से बिहेव करती हैं, या तो यूनिलेटरल होती हैं, या बायलेटरल होती हैं, या मल्टीलेटरल होती हैं, और यही जो है वो डिसीजन मेकिंग में जो है वो अफेक्टिव रोल भी प्ले करती हैं। जो यूनिलेटरल एक्शन होते हैं वो इंडिकेट करते हैं कि स्टेट जो है वो एक्ट करेगी अलोन, इंडिपेंडेंट होगी, और वो एक्ट करेगी अलोन यानी कि अकेले वो काम करेगी, और उनके जो कॉमन नॉर्म्स होते हैं या रूल्स होते हैं वर्ल्ड ऑर्डर के वो भी कॉमन होते हैं। और जो बायलैटरल स्टेट्स होती हैं वो इंडिकेट करती हैं टू स्टेट को एक्टिंग टुगेदर, यानी जिसमें 2 स्टेट शामिल होंगी, वो 2 स्टेट साथ ही मिलके काम करेंगी। फाइनली द मल्टीलेटरल एक्शन इंडिकेट मल्टी प्लेयर कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट बेस्ड ऑन कॉमनली शेयर्ड नॉर्म्स। अ नेशन अप्रोच टुवर्ड्स कोऑपरेशन विद अदर नेशन इज डीलिंग विद इट्स फॉरेन पॉलिसी एजेंडा इज़ वेरी इन्फ्लुएंशियल इन द इफेक्टिवनेस ऑफ ईच ऑफ द टूल्स। हमने देखा कि यूनिलेटरल स्टेट जो होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं और वो अकेले काम करती हैं, अलोन होती हैं। बायलेटरल जो होती हैं उनके अंदर 2 स्टेट शामिल होती हैं, और वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन की पॉलिसी के तहत काम करती हैं। जबकि जो मल्टीलेटरल होती हैं वो उसके अंदर बहुत सी क्योंकि स्टेट शामिल होती हैं तो वो मल्टी प्लेयर कोऑपरेशन के थ्रू जो है वो काम करती हैं। उसके बाद वो बता रहा है कि जो फॉरेन पॉलिसी टूल्स होते हैं एक्चुअली ये यूज़ किए जाते हैं लार्जली डिपेंडेंट ऑन द नेशंस फॉरेन पॉलिसी एजेंडा। मोस्ट कंटेम्पोरेरी इशू आर सीन टू बी मल्टी फेस्ड इन द नेचर एंड विल दस नीड टू बी अप्रोच्ड विद द कम्बिनेशन ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स। The established
goals of a state foreign policy agenda will also affect the choice of the tools. In reality, the actual usage of these tools is not only independent on what goal are being pursued, but on what resources are available. वो कह रहे हैं कि जो इन टूल्स का बेसिक पर्पस होता है या बेसिक टूल्स का जो बेसिक गोल होता है वो लार्जली डिपेंड कर रहा होता है नेशन फॉरेन पॉलिसी एजेंडाज़ के ऊपर। यानी कि ये जो टूल्स हैं, तीन टूल्स जिनमें हमने देखा डिप्लोमेसी, फॉरेन एड और मिलिट्री पावर, ये बेस ही उन एजेंडाज पे के ऊपर करते हैं जो कि फ़ॉरेन पॉलिसी को बनाने में हमारी मदद करते हैं। तो ये बेसिक टूल्स हैं जो किसी भी फ़ॉरेन पॉलिसी को बनाने में काम आते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कराने में, इफ़ेक्टिव वे में इम्प्लीमेंट कराने में काम आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक में। अगर आपको मेरा जो है वो लेक्चर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इस तरह के और मज़ीद इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स को जो है वो मेरे चैनल के ऊपर देख सकें। और लाइक कर दीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।